हेलो स्टूडेंट्स, हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स करने थे। उसमें हमारे पास लास्ट पैरामीटर जो मीटर है वो है डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो हम बात करते हैं, जिसमें पॉपुलेशन से रिलेटेड पैरामीटर्स हमारे सामने बताए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। इसमें ये पॉइंट्स हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये इसका लास्ट पैरामीटर है। उसके बाद फिर सिर्फ लास्ट हमारे पास कंक्लूजन रह जाए, जिसमें पूरे चैप्टर का सम अप हमारे पास आ जाए। तो यहाँ हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। डेमोग्राफिक कंडीशन, पॉपुलेशन से रिलेटेड कंडीशन, पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को मिलकर करके डिस्कस करेंगे। इंडियन इकोनॉमी में आपके पास कोई डायग्राम नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। इंडियन इकोनॉमी पूरी आपकी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, और थ्योरी के ऊपर बेस्ड होने में आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें जो सहारा लेना है वो आपको फिगर्स का लेना है। क्योंकि ये तो है नहीं कि आप डायग्राम करेंगे या कुछ करेंगे, ना डायग्राम इसमें बन सकते हैं, ना ही आपके पास कोई न्यूमेरिकल्स है। इसमें थ्योरी है, और थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास क्या है, सिर्फ एक ही दो चीज़ होनी चाहिए, फिगर्स आप। तो डेमोग्राफिक कंडीशन सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन की जो गणना है, जिसको हम सेंसस बोलते हैं, वो कब हो। अब सेंसस हमारे उससे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड हमारा सेंसस था वो हुआ 1881 में। उसके बाद लगातार 10 सालों के बाद हमारे पास हम पॉपुलेशन की काउंटिंग करते रहे हैं। पहला जो सेंसस है, मन मां के लिए याद कर लेना, मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, जो फर्स्ट सेंसस है वो 1881 में हुआ था। उसके बाद हमारे पास रेकॉर्डली उसके बाद लगातार जो है 10 सालों के बाद हमारे पास जो है पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। अभी जो लास्ट हुई थी वो हमारी हुई थी 2011 में, और 2011 के बाद अब हमारा जो है 2021 और 2021 क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जो सिचुएशन 2020 में चल रही है, सेंसस के लिए बहुत ज़्यादा मैन पावर की जरूरत होती है। अब कैसे रहता है, लेकिन अभी लास्ट जो हमारा सेंसस हुआ था वो हुआ था 2011, जो 15th जो है हमारा सेंसस था। अब इसमें हमें डेमोग्राफिक कंडीशन में जो करने हैं, सबसे पहले हम कर रहे हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या था। अब पॉपुलेशन ग्रोथ से पहले कुछ पॉपुलेशन की थ्योरीज देख लीजिए। थ्योरीज देखने से आपको समझ आ जाए। कोई भी इकोनॉमी है, वो ये थ्योरी जो माल्थस ने की थी, वो पॉपुलेशन से रिलेटेड 3 स्टेजेस से निकल के आती है। फर्स्ट स्टेज होती है हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा। तो उससे क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम रहता है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा जन्म होते हैं और बहुत ज्यादा मौत भी हो रही है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन की फर्स्ट स्टेज, या आप कह सकते हो डेमोग्राफिक थ्योरी की फर्स्ट स्टेज। जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, वहां मेडिकल फैसिलिटीज के कारण डेथ रेट को तो हम कम पे ले आते हैं, लेकिन लोगों की सोच के कारण बर्थ रेट हाई रहता है। सोच क्या, खासकर एशियन कंट्रीज में, बेटा चाहिए उससे ज़्यादा कुछ, ये जो गरीब परिवार हैं उनके लिए बच्चे उनके एसेट्स होते हैं, तो वो फिर पॉपुलेशन उनको ज़्यादा चाहिए होती है। ज़्यादा बच्चे हों तो उनको लगता है ज़्यादा कमाने वाले होंगे घर में। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट हाई होता है और डेथ रेट लो हो जाता है। जैसे इंडिया इस समय सेकेंड स्टेज से निकल गया। थर्ड स्टेज क्या होती है, बर्थ रेट भी लो हो जाता है, क्योंकि बच्चों को लाइबिलिटीज मांगना जाने लगता है। लाइबिलिटीज और एसेट्स में क्या फर्क है, एसेट्स जितनी ज़्यादा उतनी अच्छी। जब तक बच्चों को एसेट्स माना जाएगा, जब तक क्या होगा, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी, और जहां बच्चों को लायबिलिटीज माना जाने लगेगा, वहां पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। जैसे आप इंडिया में इस समय देख सकते हो, बहुत रिच फैमिलीज और आपकी पुअर फैमिलीज। रिच फैमिलीज के लिए बच्चे लायबिलिटीज हैं। आप दिल्ली में आप देख लो, एक एक बच्चे को नर्सरी स्कूल में पढ़ाने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो बच्चे क्या हैं, लायबिलिटीज हैं, और लायबिलिटीज जितनी कम हो उतनी अच्छी।
लेकिन जो गरीब परिवार है इंडिया में या गरीब राज्य हैं, वहाँ देखिए बच्चे एसेट्स हैं, जैसे 14-15 साल के हो गए कहीं ना कहीं काम पे लगा दिए, उसके बाद वो कुछ ना कुछ कमा के ला रहे हैं, तो वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अभी बहुत ज़्यादा। तो थर्ड स्टेज में जो हमारे पास डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थर्ड स्टेज होती है, उसमें क्या होता है, बर्थ रेट भी लोअर हो जाता है और डेथ रेट तो लोअर होता ही। तो यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फिर बहुत कम होता है। जैसे इसमें बढ़ के जो डेवलप कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, थर्ड स्टेज से गुजर। तो इंडिया में हम 1921 से पहले फर्स्ट स्टेज से निकल रहे थे, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। 1921 से पहले क्या था कि कभी पॉपुलेशन कम हो गई, कभी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई। इसके लिए क्या था, उस समय नेचुरल क्लाइमिटीज या फेमाइन, अकाल वगैरह पड़ते थे, इसमें लाखों लोगों की डेथ हो जाती थी एक साथ। कोई बड़ी महामारी फैली, अब महामारी से तो आप आसानी से परिचित हो, जैसे इस समय कोरोना फैला हुआ है। अब कोरोना में हमने अपनी डेथ रेट को बहुत कंट्रोल में किया, लेकिन आप अमेरिका देखो इस समय डेथ रेट को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा। तो उस समय इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी महामारियाँ फैलती थी। उस समय महामारियों में प्लेग जो हो गया, हेजा हो गया, इस तरह की बीमारियाँ थी। उस समय क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई ध्यान देती नहीं थी, तो इसलिए लाखों लोगों की एक साथ मौत हो जाती थी। तो रिजल्ट क्या होता था, 1921 से पहले इंडिया में बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा था, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन 1921 को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, 1921 को हम ग्रेट डिवाइड ईयर कहते हैं। 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेट डिवाइड ईयर किस ईयर को कहते हैं, 1921। क्योंकि 1921 एक ऐसा साल है जिसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन कभी भी कम नहीं हुई है। 1921 से 2021 आपका आने वाला है, 100 साल हो गए हैं, हो जाएंगे जरा से महीनों में। तो जो आपके पास इन 100 सालों में पॉपुलेशन कभी भी कम नहीं हुई है, जबकि 1921 से पहले क्या होता था, कभी पॉपुलेशन कम हो रही है, कभी पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन 1921 के बाद कभी कोई साल ऐसा नहीं गया जिसमें आपकी पॉपुलेशन कम हुई हो, इसलिए हम 1921 को ग्रेट डिवाइड ईयर कहते हैं। पॉपुलेशन जो है लगातार इंक्रीज हुई है। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उस समय हाइयर था, लेकिन इतना हाइयर नहीं था जितना इंडिपेंडेंस के बाद हुआ, क्योंकि उस समय पॉपुलेशन जो है बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थे। तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट था वो करीब अगर हम देखें तो 1921 से 31 के बीच में 14.2% से बढ़ी हमारी पॉपुलेशन, 14.2%, और 1931 से 41 के बीच में 13.3% से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी। और पॉपुलेशन जो है वो हमारी एट द 1941 में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो 36.1 करोड़ थी, 36.1 करोड़। अगला पॉइंट है बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट हम लेते हैं 1000 लोगों के पीछे कितने बच्चों का जन्म होता है उसको हम लेते हैं बर्थ रेट, और 1000 लोगों के पीछे जितने लोगों की मौत होती है उसको हम कहते हैं डेथ रेट। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास जो बर्थ रेट था वो था 1000 के पीछे 39.9 और डेथ रेट 27.4। ये भी मैंने बोर्ड पे लिखा है, फिगर आप नोट कर सकते हो। तो ये हम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ले रहे हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो 41 से 51 वाला डिकेड था उसमें हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट क्या था। आगे हम ले रहे हैं इसमें लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का तो आपको पता ही है, लिटरेसी रेट क्या होता है, हमारे पास कितने लोग पढ़े लिखे थे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये लिटरेसी रेट हमारा बहुत लोअर था। अभी हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ा कि जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका था, गुरुकुल प्रणाली जिसको हम बोलते हैं, और जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम था वो पूरा इतना डेवलप नहीं हुआ था। वो बहुत फ्यू स्कूल्स थे जिसमें सब लोगों को एडमिशन नहीं मिलती। उसके बाद फिर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो गरीबी के कारण भी लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। फिर सोशल उस समय इंफॉर्मेशन जो है अंग्रेजों की ब्रिटिश रूल में इस तरह की जो बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी, सोशल बैकवर्डनेस, लड़कियों को तो पढ़ाया ही नहीं जाता था। तो उस समय हमारा लिटरेसी रेट ओनली 16% था, जिसमें मेल लिटरेसी रेट था 21.2%। 21.2 मतलब 100 में से सिर्फ 21 जो पर्सन्स हैं मेल मेंबर्स हैं वो पढ़े लिखे।
और फीमेल लिटरेसी रेट तो और कम था। फीमेल लिटरेसी रेट था 8.9%, मतलब 100 में से सिर्फ 9 महिलाएं उस समय पढ़ी लिखी थी। इससे आप कह सकते हो कि इंडिया में उस समय जो है इलिटरेसी कितनी ज्यादा थी। सिर्फ मेल मेंबर्स 21% और फीमेल मेंबर्स ओनली 9%। और इस 9% में भी आपको पता है कि उस समय बहुत रीच क्लास थी, बहुत कुछ कम घरों की महिलाएं हैं बाहर पढ़ने आती थी, तो लिटरेसी रेट बहुत कम था, ना के बराबर था, सिर्फ 9%। हेल्थ स्ट्रक्चर तो कुछ था ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप ही नहीं किया था हमने। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए हेल्थ फैसिलिटीज में कहीं कुछ नहीं था। तो जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था उस समय वो बहुत ज़्यादा पुअर था, क्योंकि उन्होंने पब्लिक हेल्थ सिस्टम की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। उसमें उनका अपना कोई फ़ायदा होता नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी काम करती थी वो ऐसा काम करती थी जिसमें उनका फ़ायदा। तो जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, कोई प्रोविज़न नहीं था पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ की तरफ। तो उसकी वजह से यहाँ पे हेल्थ जो थी बहुत ज़्यादा बेकार थी। जो एयरबॉर्न डिसीज थी, रैम्पेट, और जो है उससे हवा में फैलने वाली जिनको हम बीमारियाँ कहते हैं, एयरबॉर्न डिसीज थी, बहुत ज़्यादा फैलती थी। पूरे के पूरे गांव जो हैं वो बर्बाद हो जाते थे। उसको रोकने के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। एक गांव में अगर कोई भी बीमारी फैलती तो पूरे गांव को चपेट में लेती, पूरा गांव का जो गांव है वो बर्बाद हो जाता। इसके लिए आज भी हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर हम उसके पैरामीटर देखते हैं तो 2 पैरामीटर होते हैं। एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की एक देश में किसी व्यक्ति के जीवित रहने की जो औसत उम्र है वो कितनी है। तो उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ ओनली जो है 32.1%। आज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.3 है। तो आप सोच सकते हो कितना डिफरेंस। इसको हम कैसे निकालते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, कि एक साल भर में जितनी मौत हुई, मान लीजिए कि एक साल में 100 मौतें हुई, और उन 100 लोगों की मौत किस किस एज में हुई, उसको ऊपर रख लेते हैं, उनको प्लस करते नहीं जाते, उसको 100 से डिवाइड कर देते तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकल जाती है। क्योंकि मानते चल रहे हैं 100 मौत है, तो इस तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकल जाती है। तो उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। या कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, कई बच्चे आप तो सामने नहीं हैं, कई बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि आज के टाइम में जो पहले के लोग हैं वो तो बहुत लंबी लंबी उम्र तक जी रहे हैं, तो आप कैसे कहते थे कि उस टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। अभी बताएं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए एवरेज एज ले रहे हैं, तो उस समय देखिए जब गाँव का गाँव बर्बाद होता था तो उसमें कोई 1 महीने का बच्चा भी होता था, कोई 25 साल का भी है, कोई 28 साल का भी है, कोई 8 साल का भी है। तो जब आप एवरेज एज निकालोगे तो उस समय तो उनकी उम्र उतने साल ही जाएगी। तो जब महामारी से पूरा का पूरा गांव बर्बाद होता था तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो हमारी बहुत कम निकलती थी, तो वो सिर्फ थी 32.1 ईयर, जो बहुत लोएस्ट है। आज के टाइम से अगर आप कंपैरिजन करो तो आज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.3 है, 68.3, जबकि उस टाइम सिर्फ हमारी क्या थी 32.1। दूसरा पैरामीटर हेल्थ का जो हम लेके चलते हैं वो है हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। इन्फेंट कौन लेते हैं? जो 0 से 1 साल तक के बच्चे होते हैं, 0 मतलब जिनका अभी बर्थ हुआ है, 0 से 1 साल के बच्चों को हम इन्फेंट चाइल्ड में लेते हैं। तो उस समय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम था, ये हम 1000 पे मेजर करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1000 के पीछे 218 बच्चे का IMR रेट। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर 1000 बच्चों का जन्म होता था तो उनमें से 1 साल तक 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी। आज ये रेशो हमारा जो है घट के 34 पे आ गया। 1000 में 34 बच्चों की डेथ होती है, तो आप देखो उस समय कितनी थी, 5 टाइम्स मोर। 1000 में 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी, तो आप सोच सकते हो कि साल में कितने जन्म हो रहे हैं। तो उस हिसाब से देखिए आए साल नवजात कितने शिशुओं की डेथ होती थी, नवजात शिशु उस समय कितने बच्चों की डेथ होती थी।
सकते हो। तो IMR जितना कम होता है, जैसे हमारा इस समय 34 है, आज भी ये हमारे डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। चाइना में रेट ओनली 8 है, 1000 के पीछे सिर्फ 8 बच्चों की डेथ होती है। अभी कोरोना काल को आप अलग निकाल दो, इस चीज की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये तो एक्सेप्शन वाला केस चल रहा है, नॉर्मल वाले केस हम जो ले रहे हैं। हमारे यहाँ 34 है, लेकिन अमेरिका में, चाइना में एशियन कंट्रीज है, लेकिन उसके हेल्थ पैरामीटर हमसे बहुत अच्छे हैं। इंडियन इकोनॉमी में लास्ट चैप्टर में जब हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, वहाँ देखना चाइना के हेल्थ पैरामीटर्स हैं वो हमसे बहुत अच्छे हैं। तो ये 7-8 तक घटा दिया है, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंस से तुलना करो तो इंडिया आज भी बहुत अच्छी स्टेट में है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 218 था और आज हमारे घट के क्या रह गए 34। अगला पॉइंट पॉवर्टी। अब पॉवर्टी में तो इतने सारे पॉइंट्स आने के बाद तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस वाले पॉइंट पे आपने लिखना क्या है। हालांकि ब्रिटिश रूल के दौरान, क्योंकि उनकी अपनी वीकनेस थी, कोई ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास, कोई भी पॉवर्टी का जो एस्टिमेशन है वो नहीं किया गया, क्योंकि पॉवर्टी इतनी ज़्यादा थी। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल पॉवर्टी के कैलकुलेशन किया जाता तो उसमें उनकी अपनी ही जो शासन है उसकी फेलियर्स दिखाई देती। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक आध हमें, जैसे दादा भाई नौरोजी है, उनकी बुक थी जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो हमने पहले भी बात की है, स्टार्टिंग में इसकी बुक की हमने बात की थी। उसमें बहुत जगह लिखा हुआ है कि इंडिया में उस समय जो है बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। एंड मासेस ऑफ इंडिया मतलब जो आम जनता थी, उनको लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज भी उपलब्ध नहीं। आपने अगर महात्मा गांधी को कभी देखा हो या देखा ही होगा, महात्मा गांधी की जो पिक्चर्स है, हमने देखा है कि महात्मा गांधी की पिक्चर्स में वो सिर्फ एक नीचे के कपड़े में होता है, ऊपर वो कपड़ा कोई नहीं पहनते थे। उन्होंने जो कपड़ों का त्याग किया था वो इसलिए किया था कि भारत की इतनी बड़ी आबादी कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती, इन्हें कोई शौक था। गरीबी इतनी थी कि वो कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसकी मैंने एक बार कहीं जीवनी में पढ़ा था महात्मा गांधी के। तो उसी गरीबी के कारण महात्मा गांधी ने जो है ऊपर वाले कपड़े का त्याग कर दिया था कि वो नहीं पहने। तो इंडिया में पॉवर्टी उस समय बहुत ज़्यादा थी। ओवरऑल जो पॉलिसी थी, कुछ ही समाज के वर्ग है उसके पास है, क्योंकि हर एक सेक्टर जो है वो बर्बाद हो चुका था। तो हर एक सेक्टर जो बर्बाद हो चुका था उसके कारण यहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा नहीं था, तो पॉवर्टी हमारी बहुत ज़्यादा थी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसमें हमने धीरे धीरे करके जो है सारे पैरामीटर्स कर लिए। अब हमारे पास इसके जो हैं कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस हैं, और जो कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस हैं वो कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस आपके कैसे बनेंगे, पूरे 6 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं। कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो वो क्वेश्चन जो आप याद करोगे उसके लिए आपको अलग से डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल तो हम जो है वो पहले कर चुके हैं। आपको दोबारा से डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स में हम जो पिछली सारी बातें हैं उन्हीं को रिवाइज करेंगे। उन्हीं को रिवाइज करके हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाएगा कि जो इंडिया में उस समय हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी। अगर हम 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखें तो अब इसमें कंक्लूजन में हमारे पास 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनेंगे वो हमारे पास 3 क्वेश्चंस बनेंगे। 3 क्वेश्चंस बनेंगे, इसको मैं लिख रही हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे हमारे पास। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ सारे मैंने कि आपको ये ध्यान रहे कि आपको इस वाले चैप्टर में से क्वेश्चंस कौन कौन से करने। मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ, रेफरेंस बुक में अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग अलग मटेरियल हैं, तो आपको ये पता हो कि इसके आपको कौन से मैटर करने हैं। और ये जो मैं फोकस कर रही हूँ, ये मैं फोकस कर रही हूँ एनसीईआरटी। अब इसमें कंक्लूजन में हमें जो क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। सेकेंड, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। एंड फीचर्स ऑफ, जो हमारे चैप्टर का नाम,
फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जहां हमने स्टार्टिंग शुरू किया था, लास्ट वही क्वेश्चन हम छोड़, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसके लिए अलग से मैटर कुछ नहीं चाहिए, जो हमने किया है उसी के कंक्लूजन में ये 3 क्वेश्चंस आपके पास निकल के आए। तो इन 3 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये अलग अलग क्वेश्चंस आपके पास 6 मार्क्स के बन सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट में हमारे पास आएगा सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, कि जो कमर्शियलाइजेशन हुआ, पहले हमारे पास क्या था, सब्सटेंस फार्मिंग होती थी। सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है, किसान इतना ही कमाता था जितना उसका गुजारा चल जाए, बाजार में फसल बिकने के लिए आती नहीं थी। तो एक गांव में जितनी जरूरत होती थी गांव में उतना ही कर लिया, उसके बाद आगे कोई उगाता ही नहीं था। लेकिन जब कमर्शियलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, तो उसका इफेक्ट क्या रहा कि इससे जो है हम फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हो गए। किसानों ने जो है मार्केट के लिए कमर्शियल जो फार्मिंग शुरू की, जो इकोनॉमी है वो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव हुई। उसके बाद सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सड़कें डेवलप हुई, रेलवे डेवलप हुआ, एयरलाइंस एक आधी चली, वाटर ट्रांसपोर्ट है वो भी हमारा डेवलप हुआ। उसके बाद अगला पॉजिटिव इफेक्ट, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। जो पहले है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चलता था। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, गांव में एक के बदले में गेहूं उगाया, दूसरे को गेहूं देके चावल ले लिया, गेहूं देके कपड़ा ले लिया, कपड़ा देके गेहूं दे दिया, उसको कपड़ा ले लिया, गेहूं दे दिया, ऐसे बार्टर सिस्टम चलता है। लेकिन इकोनॉमी ब्रिटिश रूल में मॉनेटरी एक्सचेंज में शिफ्ट हुई, जिसमें लोगों ने पैसे के बदले में सामान को लेना देना सीखा। उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले ब्रिटिश रूल से पहले बहुत ज़्यादा राजा हुए हैं, लेकिन उनका किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ही था। जैसे टीपू सुल्तान हम साउथ में सुनते हैं, महाराजा शिवाजी है वो महाराष्ट्र तक उनका रहा। उसके बाद कुछ राजा ऐसे रहे जिनका नॉर्थ इंडिया में था, जैसे मुगल गाल है वो सारा जनरली नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा शिविट रहा। लेकिन एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसी थी जिसने ऑल ओवर इंडिया में एक साथ शासन किया। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे अडॉप्ट किया जाता है, आज हमारा जो कानून है, जो हम कानून पढ़ते हैं, उसके 80% जो रूल्स हैं वो हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही ऐसे थे। जब हमारा बाद में कानून बना तो उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कानून की कुछ चीज़ें खराब थी तो वो हमने छोड़ दी, लेकिन उसमें जो उसके लॉ के कुछ क्लोज थे जो अच्छे थे वो हमने लिया। तो हमारा जो लॉ है वो उसी लॉ के ऊपर बेस्ड है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया। तो इससे हमें जो है बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में बहुत डेवलप मिला, जिन्होंने एक इंडियन पॉलिटिशियन के लिए बाद में जब हमारा कानून बना, लॉ बना हमारा, तो उसके लिए एक बेस तैयार किया। उसी बेस के ऊपर हमने बिल्डिंग तैयार कर ली अपने कानून की, बहुत ज़्यादा हमें जो है फेरबदल नहीं करना। तो ये पॉइंट आप डाल सकते हो कि जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो हमें मिला। नेक्स्ट पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट में डाल सकते हो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। हाँ, जो एजुकेशन सिस्टम है वो सारा किसका है, वो सारा एजुकेशन सिस्टम हमारा इसी चीज़ का है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें दी। तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, कुछ ही पॉइंट लिख लेंगे, 1 बाय 1 करके हेडिंग डाल के कर सकते। उसके बाद है नेगेटिव। नेगेटिव में तो आप कितने सारे पॉइंट्स डाल सकते हो, एग्रीकल्चर में से ले सकते हो, एग्रीकल्चर को बर्बाद कर दिया। फिर आप ले सकते हो इंडस्ट्री में से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है वो बर्बाद कर दिया। फिर आप ले सकते हो फॉरेन ट्रेड में से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं जिसके लिए हम ट्रेडिशनल फेमस थे वो हमारे सारे ख़राब हो गए, वो हमारे बर्बाद कर दिए। उसके बाद फिर आप उसमें नेगेटिव में डाल सकते हो कि जो इंडिया में हैं कोई भी उन्होंने डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो नेगेटिव तो आपके सारे पॉइंट जो हैं नेगेटिव इफेक्ट पड़े, तो कोई भी 4-5 पॉइंट आप चूज इसमें से कर सकते हो। लास्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन, कि अगर हम इंडियन इकोनॉमी का फीचर्स देखें तो इंडियन इकोनॉमी की फीचर्स हमारे पास क्या है। अब ऑलमोस्ट एरियाज में हमारे पास क्या आया है, ऑलमोस्ट एरियाज में हमने क्या देखा कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो हमारी बर्बाद हो चुकी है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट है जो हमारे पास है कॉलोनिकल
इकोनॉमी, कॉलोनी से वर्ड बना हुआ है। कॉलोनिकल इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें एक कई जगह रूलर होता है और दूसरी जगह जो होता है जिसके ऊपर शासन कर रहे होते। तो ब्रिटेन अलग चीज था, ब्रिटेन की महारानी ब्रिटेन में रहकर इंडिया के जो रूल है उसको चला रही थी। और इस तरह की इकोनॉमी में क्या होता है, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो मेन आपके पास है जैसे ब्रिटेन है, सब उसी के वेलफेयर की तरफ ध्यान दिया जाता था। तो उस समय इंडियन इकोनॉमी जो है टोटली जो है कॉलोनिकल जो इकोनॉमी है उसमें चेंज हो चुकी थी। सेकेंड है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, एक होता है स्टैग्नेट और एक होता है डायनेमिक। स्टैग्नेट जिसमें जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बहुत कम होती है। अब कभी कभार ऐसा तो हो जाता कोई एरिया, जैसे इस समय अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल एरिया तो तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा थोड़ा सा कम है। लेकिन स्टैग्नेंट इकोनॉमी हम किसको बोलते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सब कुछ ही बहुत लो रेट से जिनमें ग्रोथ हो रहा है। तो उस समय जो हमारे आपने देखा है सारी चीजें ही हमारी ग्रोथ रेट बहुत कम था। तो सेकेंड पॉइंट आप डाल सकते हो स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो है वो बहुत कम था, और इसमें आप जो फिगर्स देंगे वो देंगे नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्डनेस में आप दे सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा बिल्कुल बैकवर्ड था। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम के एग्जाम्पल डाल सकते हो, पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी। ये हम बता रहे हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, और इंडिया में उस समय सारे थे। फर्स्ट, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, उससे बैकवर्ड हो गया। पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, उससे बैकवर्ड हो गया। उसके बाद डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपने देखा 75% लोग काम कर रहे थे, तो ये फिर क्या बैकवर्डनेस की निशान है। फिर उसके बाद लैक ऑफ मॉडर्न टेक्निक इन एग्रीकल्चर। ठीक है, किसी एरिया में बहुत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, लेकिन वो मॉडर्न तो हो, लेकिन यहाँ फिर क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं था। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बिल्कुल अंडरडेवलप था, क्योंकि वहाँ पे क्या है ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए जाते हैं। उसके बाद बैकवर्ड इकोनॉमी की अगली पहचान होती है कि यहाँ डेथ रेट बहुत हाई होता है, IMR बहुत ज़्यादा होता है। तो जो पॉपुलेशन वाले डेटास हमने किए हैं वो सारे डेटास आप यहाँ डाल सकते हो कि बर्थ रेट बहुत हाई था, डेथ रेट बहुत हाई था, लिटरेसी रेट बहुत कम था, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। तो इसके लिए अलग से फिगर याद करने की जरूरत नहीं है, जो पॉपुलेशन वाले सारे फिगर्स आपने याद किए वो सारे फिगर्स आप यहाँ डाल सकते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी को शो करने के लिए। एग्रीकल्चर का डाल सकते हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डाल सकते हो। इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत कम था, जो मॉडर्न इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई थी वो बहुत कम थी, वो वाला पॉइंट आप डाल सकते हो। लिटरेसी रेट, बर्थ रेट हाई। उसके बाद आप इसमें डाल सकते हो डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी क्या होता है कि जिसमें आप यहाँ मैक्रो में पढ़ के आए हो, अकाउंट्स में भी डेप्रिसिएशन पढ़ते रहते हो। डेप्रिसिएशन की कोई चीज़ जो है, जैसे मशीनें हैं, मशीनों को जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस में लाओगे तो मशीनों में कुछ ना कुछ खराबी होगी, जो हमने कहा था नॉर्मल वियर एंड टियर सब वहाँ जो हमने किया था, उसके कारण मशीनों में हमें पैसा लगाना ही पड़ता है, जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन फंड। और जिस इकोनॉमी में, जो इकोनॉमी में कोई भी फिजिकल एसेट्स है उनकी टूट फूट होती रहे, उसको ठीक करने का कोई इंतजाम ना हो, कोई अरेंजमेंट नहीं है, ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। तो यहाँ क्या था कि जो चीज़ अलबत्ता तो यहाँ टेक्निकल डेवलपमेंट थी नहीं, और जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज थी तो उन इंडस्ट्रीज में भी क्या था कि जो भी जरूरत होती थी कोई अरेंजमेंट नहीं होता था कि कोई चीज़ ठीक ठाक करने की कोई अरेंजमेंट। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो इंडियन एक इंडस्ट्री थी उस समय, जितनी इंडियन इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो चुकी थी, उन्होंने अपनी जो है लिमिटेशन से बाहर काम किया, अपनी कैपेसिटी से बाहर काम किया, क्योंकि उस समय अचानक जो है ब्रिटेन की तरफ से प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह की डिमांड वॉर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। तो उसके लिए इंडिया में बहुत ज़्यादा इस तरह की फैक्ट्री जो तो उन्होंने एक्सेस कैपेसिटी से काम किया।
लेकिन एक्सेस कैपेसिटी से काम करने के बाद उसके बाद जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो जो हमारे पास इंडस्ट्री स्टैब्लिश थी उसमें भी मशीनें सारी क्या थी, घिसी-पिटी पुरानी मशीन। तो हमें एक डेप्रिशिएटेड जो इकोनॉमी है, जो हमारी एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था है, तो वो डेप्रिशिएटेड भी हमें मिली कि अलबत्ता जो चीज़ थोड़ी हो तो अच्छी तो हो, लेकिन हमें तो क्या मिला, चीज़ थोड़ी मिली, और जो थोड़ी मिली वो भी सारी कैसे मिली, घिसी-पिटी से चीज़ें, मशीनें सारी ऐसी जिसमें सब चीज़ें जो हैं पैसा मांगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो हम डाल सकते हो, जिसको हम इंडिपेंडेंट का डाल सकते हो, कि जो ये हमने इकोनॉमिक फैक्टर में कहीं नहीं किया, लेकिन लास्ट पॉइंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट में आप डाल सकते हो कि जो हमारी इकोनॉमी थी वो एक स्प्रेड इकोनॉमी थी, मतलब फैली हुई का मतलब यहाँ पे जो है बिल्कुल एकदम बिखरी हुई। पार्टीशन हुआ था, अंग्रेजों जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने लास्ट में, आपको सबको पता है, डिवाइड एंड रूल, उस वाले डिवाइड एंड रूल को प्रिंसिपल को फॉलो किया। इंडिया में जो है रिलीजन, कास्ट के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से इंडिया का डिवाइड किया, दो हिस्से बने, भारत और पाकिस्तान। तो हमें जो इकोनॉमी मिली वो बिल्कुल एकदम स्कैटर्ड इकोनॉमी मिली। अब देखो उस समय इंडिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से भाग के आए थे, जिनके पास उस समय 2 समय का खाना भी नहीं, सब कुछ वो अपना पाकिस्तान में छोड़ के चले गए थे, जिनको रिफ्यूजी कहा गया। तो ऐसे लोगों की जो है उस समय जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे सामने एक रिहेबिलिटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो घर बार अपना उस समय मतलब जो था, जो उस समय के करोड़पति लोग थे पाकिस्तान में, ऐसे थे जिनके पास इंडिया आए वो भागकर 2 टाइम का खाना भी नहीं, घर वगैरह की तो आप छोड़ ही दो। तो उस समय हमें जो इकोनॉमी मिली वो इकोनॉमी ऐसे स्कैटर्ड इकोनॉमी मिली, जिसमें डिवाइड एंड रूल के ऊपर काम करने की वजह से हमारे पास जो लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस हैं, रिफ्यूजी हैं जो पाकिस्तान से आए, उनके लिए रिहेबिलिटेशन की प्रॉब्लम थी। उसके बाद पार्टीशन होने के बाद से जो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में किया, जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन होने की वजह से हमारे पास जो हमारी थोड़ी बहुत इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई थी, उनके लिए रॉ मटेरियल का काम जो है, रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई थी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि राइस बाउल्स और जो जूट और कॉटन की जो मिल्स थी वो ऑलमोस्ट जो मिल्स है वो हमारे पाकिस्तान में चली गई, जो अब बांग्लादेश। तो ये हमारा हो गया। अगर हम लास्ट जो चैप्टर था हमारा, चैप्टर के नाम से अगर पूरा हम समअप करें, इस क्वेश्चन को हम स्टार्टिंग में नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले हमने क्या किया, इकोनॉमी की जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनको सबको हमने डिस्कस किया कि कैसे कैसे क्या चल रहा है। और फिर जब हमने अगर यही वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कुछ पॉइंट हमने वहां से उनको समअप कर दिया और कुछ पॉइंट यहाँ हमने एक्सट्रैक्ट किया। तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या देखा कि जब हमारा इंडिया बना, इंडिया तो बहुत सालों से, लेकिन अब जो मॉडर्न इंडिया मिला, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो उस समय हमारा इंडिया कैसा था। तो इसके अलग अलग पैरामीटर्स हमने किए, और पैरामीटर्स करने के बाद फिर हमने सबको किया। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट बहुत बड़ी है, ये हमने फर्स्ट यूनिट का सिर्फ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, जिसकी 5 वीडियोस आपके पास करनी। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा था, यहाँ दोबारा फिर बता रही हूँ। मैं यहाँ कई चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास जो कुछ मैं आपको कई बार यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता देती हूँ स्टोरी टाइप से, जिससे आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये स्टोरीज आपको नहीं बतानी है, स्टोरी आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपके पास जो होना चाहिए वो डेटा याद होने चाहिए। तो स्टोरी को सिर्फ समझने के लिए करो, याद करने के लिए इसका प्रॉपर मटेरियल आप अपनी बुक से याद करें।